Assalamu alaikum students. Hope you are fine. आज हम फंक्शनल का 24th लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स जो लास्ट टू लेक्चर्स हैं इसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस किए लाइक ड्यूअल स्पेस ऑफ एनी वेक्टर स्पेस एंड अलजेब्राइक इसको डुअल स्पेस या फर्स्ट अलजेब्राइक डुअल स्पेस, इसी तरह सेकंड अलजेब्राइक डुअल स्पेस, canonical mapping, then we define embedding and how one space is embedded into the other. And we also define algebraically reflexive space. Then we discuss the topic of linear operator and linear functionals on finite dimensional spaces, and in which we first discuss the representation of linear operators and linear functionals in terms of matrices. This is also a result. Today we discuss a result which relate to finite dimensional spaces. Say it's the statement of this result is let X be an n-dimensional vector space and E is equal to E1, E2, En, a basis for X, then F is equal to F1, F2, Fn given by Fkei is equal to del Ik, where del Ik is equal to 1 if I is equal to k, and this is equal to 0 if I not equal to k, is the basis for the algebraic dual x star of x, and dimension of x star is equal to dimension of x, which is equal to n. Or an n-dimensional vector space X has its dual X star also n-dimensional. तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम बता रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो, यानी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस पे डिस्कस किए जा रहे हैं ऑपरेटर्स वगैरह, और हमारे पास E1 टू En वेक्टर्स का सेट इसके बेसिस का रोल प्ले कर रहा हो, देन F1, F2, Fn ये हमारे पास जो n फंक्शनल्स हैं जो कि इस तरह से डिफाइंड है Fkei इज इक्वल टू del I canonical डेल्टा की फॉर्म में, ये x वेक्टर स्पेस की डुअल के बेसिस बन जाते हैं। और अगर ये बेसिस बन गए तो ज़ाहिर इनकी तादाद भी n है और x के बेसिस की तादाद भी n है, सो डायमेंशन ऑफ x स्टार डायमेंशन ऑफ x के इक्वल हो जाएगी और वो n होगी। और इस स्टेटमेंट को हमारे पास एक और वे में बताया जा रहा है कि किसी भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की जो डुअल है वो भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होती है। एक n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की डुअल भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होती है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए, suppose that x is finite dimension, so let E is equal to E1, E2, N be the basis for x, and define functions fk from x to f by fk of ei is equal to del ik, where del ik is defined by when I is equal to k, answer is 1, when I is not equal to k, answer is 0. तो ये एफ के जो है वो सिर्फ एक्स के बेसिस पे डिफाइन है। ईच एफ के कैन बी एक्सटेंडेड टू अ लीनियर फंक्शनल अगेन डिनोटेड बाय एफ के टू द होल ऑफ एक्स बाय। तो यहाँ पे जो इनकी डेफिनेशन हेल्प से दी जा रही है वो ई आई की हेल्प से दी जा रही है, लेकिन पूरे एक्स पे इनको एक्सटेंड किया जा सकता है, बेसिस से पूरे एक्स पे एक्सटेंड किया जा सकता है, अगेन डिनोटेड बाय एफ के टू द होल ऑफ एक्स बाय how we define like this. This is the definition. Fk of x is equal to Fk into x की जगह हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म, उसके बेसिस के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म x की बता रहे हैं, summation alpha I ei, because if x is an element of x
and A1, E2, and En are the bases of X, then every X belong to X can be written as a linear combination of these bases. Say X can be written as summation alpha I I from 1 to n. So we replace X by its linear combination form, and this is equal to summation I from 1 to n alpha I f k e I, because f is f k क्योंकि हमारे पास लीनियर है, इसलिए हमारे पास एफ के जो है इस पे अप्लाई हो जाएंगे ए आई पे, और स्केलर्स बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पे हमने एफ के को अप्लाई कर दिया प्रॉपरली इसकी डेफिनेशन के मुताबिक, के और ए आई, के और ए आई। तो ये हमारे पास जब के ए आई के इक्वल होगा तो इसका आंसर आता है 1, और जब के आई के इक्वल नहीं होता तो इसका आंसर आता है 0। सो अगर यहाँ से हम आई की मूवमेंट करते हैं, इसको खोल देते हैं समेशन को आई के कॉरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे देखिए आई 1 आएगा तो यहाँ पे 1 आएगा। इसी तरह क्योंकि 1 और के इक्वल नहीं होंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह आई 2 होगा तो यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा, और 2 और के इक्वल नहीं होंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। इसी तरह जब आई केथ वैल्यू लेगा तो आई के और एफ के इक्वल हो जाएंगे, और इधर इसका आंसर आ जाएगा 1, और इसके साथ टर्म आएगी अल्फा के। ये तो अल्फा के टर्म्स बच जाएगी, बाकी जब आई की वैल्यू के होगी बाकी सारी टर्म्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एफ के ए आई यहाँ से ये हमारे पास 0 हो जाएंगे। तो दिस इज इक्वल टू अल्फा के, and k is running from 1 to n. This is true for all x is equal to summation alpha I from 1 to n belongs to x. So ये हमने डेफिनेशन दी। इस तरह से इस एफ केस को किसी भी एक्स के एक्स पे डिफाइन किया जा सकता है। सो नो एफ के आर एक्सटेंडेड फ्रॉम ई आई टू टोटल एक्स एंड दे गोज टू f their field. So these are functionals. These are functionals defined on X. And if they are functionals, then F1, F2, so on, Fn belongs to X star. क्योंकि X star में क्या होता है, X पे डिफाइन होने वाले तमाम लीनियर फंक्शनल्स, और ये क्योंकि F1, F2, N भी X पे डिफाइन होने वाले फंक्शनल्स हैं, इसलिए ये एलिमेंट्स बन गए X स्टार के। हमारा हमारा क्लेम ये है कि इस तरह से डिफाइन किए जाने वाले n फंक्शनल्स जो हैं वो बेसिस का रोल प्ले करते हैं, एक्स डुअल के बेसिस का रोल प्ले करते हैं। हम इनको f के इक्वल रखते हैं। नाउ एज f इक्वल टू द सेट ऑफ n functionals f1 fn, now we show that f is the basis of x star. According to the definition of basis, first we prove f is linearly independent, then we prove f spans x star. Now first we prove f is linearly independent. Suppose that for any scalars beta 1, beta 2, beta n, summation k from 1 to n beta k f k is equal to 0. तो लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए क्या करते हैं, जिन वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना होता है हम उतने स्केलर्स लेके इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं और इक्वल टू 0 रखते हैं और शो करते हैं कि ये सारे स्केलर 0 हैं। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्योंकि ये फंक्शंस का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो ये 0 फंक्शनल के हम इसको इक्वल ले रहे हैं। तो ये जो राइट हैंड साइड पे इक्वेशन ए के राइट हैंड साइड पे 0 नजर आ रहा है, दिस इज नॉट अ 0 number, this is a 0 functional, the 0 linear functional. Then तो हम यहाँ पे थोड़ा सा हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट पे ले रहे हैं और लेफ्ट को राइट पे, और एक्स पे दोनों को चेक कर रहे हैं। तो 0 ऑफ एक्स हम जानते हैं कि लीनियर ऑपरेटर या लीनियर फंक्शनल जब किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई होता है एक्स के तो आंसर 0 करता है। तो 0 ऑफ एक्स आंसर इज 0, और ये लेफ्ट हैंड साइड जो हम राइट पे ले रहे हैं यहाँ पे इस पे भी एक्स अप्लाई करते हैं। अगेन हमारे पास समेशन के फ्रॉम 1 to n बीटा के बाहर आ जाएगा और एफ के जो है वो एक्स पे अप्लाई हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। इन पर्टिकुलर फॉर एक्स इज इक्वल टू ई आई,
एक्स कहाँ से आ रहे हैं, एक्स के, और ई आई भी किसके एलिमेंट्स हैं, एक्स के। तो क्योंकि ये हम डिफाइन करवा रहे हैं हर एक्स बिलोंग्स टू एक्स के लिए, सो इन पर्टिकुलर फॉर एक्स इज इक्वल टू ई आई। तो जीरो, इधर एक्स की जगह हम अगर ई आई रखेंगे तो ओ यानी जीरो फंक्शनल, तो हर एलिमेंट पे आंसर जीरो करता है, तो ई आई पे भी इसका आंसर जीरो होगा लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे जब x की जगह हम ए आई रखेंगे तो ये एफ के ई आई में शिफ्ट हो जाएगा। ये समेशन हमने खोल दिया, बीटा वन एफ वन ई वन प्लस बीटा टू एफ टू ई टू ई आई, सॉरी आई नहीं हम चेंज कर रहे हैं, हम केस समेशन को खोल रहे हैं। तो बीटा टू एफ टू ई आई, बीटा सो ऑन, बीटा आई एफ आई ई आई ith वैल्यू, और बीटा एन एफ एन ई आई। तो जॉन जॉनसन नंबरों पे एफ का सबस्क्रिप्ट और आई ई आई आई ये हमारे पास सेम नहीं है, वहां पे आंसर जीरो आ जाएगा। और ith वैल्यू पे जाके देखिए यहाँ पे एफ वन और यहाँ पे आई, ये सेम नहीं, आंसर जीरो आ गया, इसने इस टर्म को जीरो कर दिया। इस तरह टू और यहाँ पे ए आई, ये सेम नहीं है, आंसर जीरो आ गया, इसने इस टर्म को जीरो कर दिया। ith वैल्यू पे जाके ये एफ आई ए आई, यहाँ पे आंसर आएगा वन, और यहाँ पे बीटा आई की टर्म बच जाएगी, नेक्स्ट आर तमाम टर्म जीरो हो जाएंगी। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, बीटा आई इज इक्वल टू जीरो, आई फ्रॉम वन टू एन। This implies beta 1 equal to 0, beta 2 equal to 0, beta n equal to 0. And what is the conclusion? That implies if we take summation k from 1 to n, beta k fk is equal to 0, 0 functional, that implies beta I, if beta I is equal to 0, I from 1 to n। यानी अगर हम f1 f2 fn का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल लेते हैं, तो जितने हमने स्केलर के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है वो सारे हमने प्रूव कर दिए कि वो जीरो हैं। एंड दिस एम्प्लाइज एफ सेट विच इज इक्वल टू एफ वन एफ टू एफ एन एन फंक्शनल्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। नाउ वी शो दैट f spans x star. For this, let f belongs to x star. Then हम एक x star से f लेते हैं, उसका एक एलिमेंट लेते हैं, और हम शो करेंगे कि ये जो f है ये f1 f2 fn का लीनियर कॉम्बिनेशन है। क्योंकि ये जनरली हम पिक करेंगे, अगर इसी तरह से हम कोई कोई भी f लें तो उनको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकेंगे। दैट मीन्स f1 f2 fn spans x star। So we proceed like then for any x belongs to x, where x belongs to x can be written as a linear combination of the bases of x. Say x is equal to summation alpha I e I from 1 to n. We have f of x इक्वल टू एफ की जगह, एक्स की जगह यह एक स्टेप हमने मिस किया हुआ है, तो एक्स की जगह हम एक्स की वैल्यू डाल देते हैं इन इट्स लीनियर कॉम्बिनेशन। सो एफ एक्स इक्वल टू एफ इंटू समेशन अल्फा आई ई आई आई फ्रॉम वन टू एन। और f क्योंकि लीनियर है तो अल्फा आई समेशन अल्फा आई स्केलर्स बाहर आ जाएंगे, f वेक्टर पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया समेशन i फ्रॉम वन टू एन अल्फा आई ई आई। एफ ई आई पे कोई ना कोई आंसर करेगा, एफ ई वन पे कोई आंसर करेगा, उसका से हम नाम रखते हैं बी वन। एफ ई टू पे आंसर करेगा, उसका नाम रखते हैं बी टू। इसी तरह एफ ई एन पे आंसर करेगा, उसका नाम रखते हैं बीटा एन। इन जनरल हम एफ ऑफ ई आई को बीटा आई के इक्वल पुट कर देते हैं। देन एफ इज टू समेशन आई फ्रॉम वन टू एन अल्फा आई बीटा आई। तो ये दो हमारे पास वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अल्फा आई को और बीटा आई की हम जगह रिप्लेस एक इंटरचेंज कर देते हैं, समेशन आई फ्रॉम वन टू एन बी आई। अल्फा आई कैन बी रिटन एज एफ आई एक्स फ्रॉम वन। सो फ्रॉम वन, दिस इज वन। देखिए यहाँ पे था हम एफ के एक्स इज इक्वल टू अल्फा के, तो अगर एफ आई एक्स हमारे पास होगा तो यहाँ से वो आएगा अल्फा आई के इक्वल। तो यहाँ पे हम अल्फा के की जगह जैसे एफ के एक्स रख सकते हैं, इस तरह अल्फा आई की जगह रिप्लेस किया जा सकता है एफ आई एक्स। सो बाय वन we replace we replace alpha I by fi x from 1।
Here the situation is f of x is equal to summation I from 1 to n beta I f I into x. तो क्योंकि ये कोई भी x के लिए, फॉर ऑल x के लिए हमने इसको स्टार्ट किया था, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, f of x is equal to something into x, then f is equal to something like, and this implies that f is equal to summation I from 1 to n beta I f I, which can be written as f is equal to b1 f1 plus b2 f2 plus bn fn. तो f को f1 और fn के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हमने शो कर दिया। इसका मतलब हम कोई भी fx स्टार से लें तो उसको इसी तरह से f1 f2 fn के लीनियर कॉम्बिनेशन में शो कर सकते हैं। दिस मींस x स्टार के हर एलिमेंट को f1 f2 fn के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो f1 f2 fn set spans x star. And this implies f is a basis for x star because the elements of f are in number are n. So the dimension of x star is equal to n, which is equal to the dimension of x, and this completes the proof. Now students, we focus on a corollary. What is corollary? The statement of corollary is if x is finite dimensional linear space. इस corollary में हम Gestell theorem का use करेंगे. If x is finite dimensional uh, linear space or norm space, and x naught belongs to x, has property that f of x naught is equal to 0 for all f belongs to x star, then x naught is 0. तो क्रॉलरी सेज अगर हमारे पास एक फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस हो या नॉर्म स्पेस हो, और हमारे पास एक्स नॉट के एक एलिमेंट पे उसके डुअल का हर एलिमेंट आंसर जीरो दे रहा हो, तो वो एलिमेंट भी जीरो होगा। तो इसका प्रूफ देखते हैं। लेट E1 E2 En be basis for x, then for x naught belongs to x, x naught can be written as a linear combination of the bases of x. Say x naught is equal to summation alpha I ei I from 1 to n. Suppose that for all f belongs to x star, f of x naught is 0, and we want to show that x naught is 0. Then we replace x naught by summation I from 1 to n alpha I ei by their linear combination with their bases of x. This is 0, that f, because f is linear, तो f जो है अल्फाज स्केलर्स बाहर आ जाएंगे, f ei पे अप्लाई हो जाएगा। and in particular, because this is equal to 0 for all f belongs to x star, so in particular for f is equal to fj, which are the basis of x star, summation alpha I from 1 to 1, fj ej is equal to 0. um, and FG can be defined as del ij radical delta, and हम इसको पढ़ चुके पीछे कि जैसे ही हम I और J की मूवमेंट करेंगे, तो जैसे हमारे पास क्योंकि एफ जे को हम अप्लाई कर रहे हैं ई जे पे, और हम इसका समेशन एक्चुअली खोल रहे हैं, तो आई को 1 वैल्यू देंगे, तो ई वन एफ जे ई वन आंसर हमारे पास क्या होगा 0, एफ जे ई टू आंसर क्या होगा 0। जैसे ही हमारे पास आई की वैल्यू जे आएगी तो ये आ जाएगा, ये टर्म बनेगी अल्फा जे एफ जे ई जे, एफ जे ई जे का आंसर आएगा 1, और तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा अल्फा जे, तो हमारे पास अल्फा जे आंसर आएगा। तो जहाँ पे आई की वैल्यू जे आएगी वहाँ पे प्रोडक्ट की इस टर्म का आंसर 1 आएगा, और साथ वाली टर्म अल्फा जे बन जाएगी, बाकी तमाम टर्म्स की 0 हो जाएंगी। So this implies alpha j is equal to 0, j from 1 to n. This implies alpha 1, alpha 2, alpha n is equal to 0. And as x is a linear combination of alpha 1 e1 plus alpha 2 e2 and so on plus alpha n en, and alpha 1, alpha 2 and alpha n are 0, this implies this total vector is 0. That implies x not equals 0. So here we prove if x is n-dimensional vector space and x naught is some element of x, also if for all f belongs to x star, f of x naught is equal to 0, then this implies x naught is equal to 0. So this is today's lecture.
Student, if you have some questions, then please ask on a WhatsApp or any you can write मैसेज। तो आप कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो आप उसको कर सकते हैं। ये हमारे पास डुअल पर 24th लेक्चर था जिसमें हमने डुअल स्पेस ऐसी वेक्टर स्पेस की जो कि फाइनाइट डायमेंशनल है। वो बताया कि उसकी डायमेंशन और उसकी डुअल की डायमेंशन सेम होती है। अगर एक हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो और उसकी डायमेंशन n हो तो एक तो हमने बताया कि टिपिकल टाइप के फंक्शनल्स f1 f2 fn जो कैनोनिकल डेल्टा की फॉर्म में डिफाइन होते हैं, अ, वो डुअल के बेसिस बनाएंगे और डुअल की डायमेंशन भी n होगी और वेक्टर स्पेस की डायमेंशन भी n है। सेकंड, हमने उसकी क्रोलोगी में प्रूव किया कि अगर n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे किसी x के किसी एलिमेंट पे उसकी डुअल के तमाम एलिमेंट आंसर जीरो दे रहे हो तो वो एलिमेंट भी वो वेक्टर भी जीरो वेक्टर होगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।